मित्रों नमस्कार। अयोध्या स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, वैसे तो जो आप पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के पढ़ रहे हैं, यानी कोई भी अभ्यर्थी ऐसा भी है जो पुलिस के अलावा अन्य भी कोई तैयारी कर रहा है तो वो भी जो है पढ़ सकता है। ऐसा ये नहीं है कि जो पाठ्यक्रम हम पढ़ा रहे हैं ये पुलिस के लिए ही है, ये पुलिस के अलावा अन्य किसी भी परीक्षा के लिए भी उपयोगी है, जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, उसके बाद में टीजीटी हिंदी हो गया, आरओ एआरओ में भी जो है जैसे पर्यायवाची है और उसके बाद में समानार्थी है, विलोम शब्द है, ये सब उसमें भी शामिल है, तो उनमें भी जो है ये जो है उपयोगी साबित होगा। उसके बाद में एसएससी जीडी है, उनमें भी जो है हिंदी वर्णमाला से प्रश्न पूछे जाते हैं या हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी है। तो इसके पहले हमने जो है दो टॉपिक को पढ़ लिया था। पहला था हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं, और दूसरा जो है वर्णमाला। तो हम आशा करते हैं कि ये दोनों टॉपिक आपका पूरी तरीके से तैयार हो गया होगा। ठीक है, तो आगे जो है अगला टॉपिक आपका है तत्सम और तद्भव। क्या है? तत्सम और तद्भव शब्द। तो ये शब्द हैं, क्या है? ये शब्द हैं, तत्सम और तद्भव शब्द। तो हमें सबसे पहले शब्द समझना है, शब्द किसे कहते हैं। हमें क्या समझना है? शब्द, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द हमें समझना है, तो शब्द की परिभाषा है क्या? वर्णों के सार्थक मेल को, कैसे मेल को? सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। कैसे मेल को? सार्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकले। सार्थक, सार्थक मतलब स मीन्स सहित, स मीन्स सहित, अर्थ, अर्थ मीन्स अर्थ, यानी अर्थ सहित। सार्थक का मतलब क्या हो गया? अर्थ सहित। सार्थक का मतलब हो गया अर्थ सहित। तो ऐसे वर्णों की वर्णों का मेल, यानी वर्णों का ऐसा समूह, वर्ण जान रहे हैं आप, ठीक है, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है। जैसे हमने लिख दिया प और र, क्या है? पर। लेकिन अगर हम लिखते हैं रप, क्या लिखते हैं? रप, तो इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। प और र, तो इसका अर्थ निकल रहा है पर। क्या होगा ये? पर। क्या होगा? पर। पर मीन्स क्या होता है भैया? पर मीन्स होता है पंख। पर मीन्स क्या होता है? पंख। पर का क्या अर्थ होता है? पंख। यानी ये सार्थक है, यानी ये क्या है? शब्द है। उसके बाद में हम दूसरा ले लेते हैं कर। कर, कर मीन्स क्या होता है? हाथ। कर मीन्स क्या होता है? हाथ। और एक कर का अर्थ होता है टैक्स भी होता है। क्या होता है? टैक्स। कर का मतलब क्या होता है? टैक्स, यानी टैक्स का जो है अंग्रेजी में टैक्स शब्द यूज होता है, ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं, यानी कर का टैक्स के रूप में भी लिया जाता है, लेकिन कर का अर्थ है हिंदी में जो अर्थ है वो है हाथ। तो ये क्या है? ये सभी शब्द हैं। क्या है? शब्द। तो वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे जैसे आपको क्या बता दिया गया था? जैसे बताया गया कर और पर, या फिर क म ल, ये वर्णों के मेल है, यानी वर्णों या ध्वनियों के मेल है, तो वर्णों या ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। अब जो है एक यहां पे बनता है कि जो शब्द है, क्या है? शब्द। शब्द भाषा की, किसकी? शब्द भाषा की सबसे छोटी, भाषा की कैसी? सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है मित्रों। कैसी इकाई है? सार्थक इकाई है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। और भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई की चर्चा हो तो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को, यानी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। शब्दों के मेल से क्या बनता है? शब्दों के मेल से जो है क्या बनता है? वाक्य बनता है। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। तो और शब्द की ये विशेषता होती है कि जो शब्द होते हैं उनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। जो शब्द होते हैं उनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। और जब शब्दों को वाक्यों में लिखा जाता है तो ये शब्द क्या बन जाते हैं?
पद बन जाते हैं। तो शब्द आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण, शब्द को कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के मेल को हम वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को ही हम शब्द कहते हैं। हम सीधा तत्सम और तद्भव पे भी आ सकते थे, लेकिन नहीं, पहले थोड़ा सा हम समझ लें। ये शब्द हैं, हमें शब्द समझना पड़ेगा, शब्दों का वर्गीकरण समझना पड़ेगा, उसके बाद हम तुरंत आ जाएंगे तत्सम और तद्भव पर। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को कितने तरीके से वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को जो है 4 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। कितने तरीके से? 4 तरीके से। सबसे पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। क्या है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। किसके आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। और उसके बाद में अगला है रचना या बनावट के आधार पर हो गया। अगला है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। मित्रों ये 3 है और चौथा हो जाता है रूप, प्रयोग या विकार के आधार पर। इसको रूप भी कहते हैं, प्रयोग भी कहते हैं और विकार भी कहते हैं। तो रूप, प्रयोग या विकार के आधार पर। किसके आधार पर? रूप, प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहला हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला है ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर है। किसके आधार पर है ये? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ये जो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो है, इसमें क्या है? इसके 4 भेद हैं। कितने हैं? 4। तत्, सम, तत्, सम और उसके बाद में तद्भव। क्या? तद्भव। और उसके बाद में तत्सम, तद्भव और देशज। क्या कहा जाता है? देशज। और उसके बाद में अगला जो है वो हो जाता है विदेशज। क्या हो जाता है? विदेशज। तो ये जो है कितने हैं? तत्सम, तद्भव नंबर 1, तत्सम नंबर 2, तद्भव नंबर 3, देशज और नंबर 4 विदेशज। ये किसके आधार पर शब्द हैं? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो मित्रों हमें इन्हीं दोनों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तत्सम और तद्भव। यही हमारे प्रकरण में है, यही हमारे टॉपिक में है। हिंदी, सामान्य हिंदी का जो टॉपिक है, सामान्य हिंदी में जो सिलेबस है, आपका पाठ्यक्रम है, उसका तीसरा प्रकरण ये है, तीसरा टॉपिक ये है तत्सम और तद्भव। तो इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे तत्सम, तत्सम का मतलब होता है उसी के समान। तत् का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे तत् शब्द है। क्या है? तत् और सम। यहाँ पे 2 शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, तत् और सम। तत् का मतलब होता है उसी के। तत् का क्या अर्थ होता है? उसी के। और सम का मतलब होता है समान। उसी के समान, अर्थात जो संस्कृत के, उसी के का मतलब संस्कृत के, उसी के का मतलब संस्कृत, उसी के का मतलब संस्कृत के, अर्थात जो संस्कृत के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? संस्कृत के समान। उनको कहा जाता है तत्सम। क्या कहा जाता है? तत्सम। जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं और वो सीधा जो है वैसे उसी रूप में आ जाते हैं। कहाँ पे? हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। बस क्या होता है, उनका जो विसर्ग, उनके यानी संस्कृत में वर्णों, संस्कृत में जो शब्द लिखे जाते हैं, शब्दों में अंत में या तो विसर्ग लगा होता है या तो मां लिखा होता है। तो यानी हल युक्त हल होता है, यानी हल युक्त वर्ण लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया, मान लीजिए कर्मम। क्या लिखा गया? कर्मम। तो यहाँ पे मां को हटा दिया गया तो कर्म बचा। जैसे लिखा गया धर्मम। क्या लिखा गया? धर्मम। इस तरीके से है तो इसको हटा दिया गया, यानी ये मां था और उसके बाद में ये है। और जैसे लिखा गया खगः। क्या लिखा गया? खगः।
तो खगः और यहां से विसर्ग हटा दिया गया। तो ये संस्कृत शब्द है। कैसे शब्द है ये? संस्कृत शब्द, यानी ये तत्सम शब्द है जो कि संस्कृत से सीधा हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। और अगला है यहाँ पे तद्भव। क्या है? तद्भव। तो तद्भव का मतलब है उसी से। तद मीन्स उसी से, उसी से, और भव मीन्स उत्पन्न, उसी से उत्पन्न। किससे उत्पन्न? सॉरी, तद्भव, उसी से उत्पन्न, यानी जो है यहाँ पे तत्सम जो है उसी के समान थे, अर्थात संस्कृत के समान थे। और तद्भव का मतलब उसी से उत्पन्न, अर्थात जैसे हमने क्या बताया अभी आपको, जैसे तत्सम और तद्भव में क्या बताया, जैसे कर्मम था तो कर्मम से क्या बन गया था? कर्म। और धर्मम था तो धर्मम से क्या बन गया था? धर्म। दुग्धम था तो दुग्धम से क्या बन गया था? ये दुग्ध। क्या बन गया था? दुग्ध। तो अब और कार्यम था, क्या था? कार्यम संस्कृत था, और कार्यम से कार्य, तो ये सभी तत्सम है। ये क्या है? ये तत्सम शब्द है। कैसे शब्द है ये? तत्सम। तो इन्हीं से जो बने उनको तद्भव कहा जाता है। जैसे कर्म से क्या बना? काम। कर्म से क्या बना? काम। धर्म से क्या बना? धर्म। और उसके बाद में दुग्ध से क्या बना? दूध। और उसके बाद कार्य से क्या बना? काज। कार्य से क्या बना? काज। तो जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत के समान होते हैं। उनका जो उनकी अंतिम शब्द की अंतिम ध्वनियां होती हैं उनको हटा दिया जाता है, वो तत्सम होते हैं। और उन्हीं तत्सम शब्दों से जो बनते हैं शब्द, उनका बिगड़ा हुआ एक तरीके से रूप कह सकते हैं, तो वो जो है तद्भव कहलाता है। अब ये ध्यान रखना है कि कभी भी वर्तनी में मान लीजिए प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द को वरीयता देंगे। अगर तत्सम में वो सही वर्तनी वाला शब्द नहीं मिलता है तब हम तद्भव शब्दों को वरीयता देंगे। तो ये तीसरा है देशज। क्या है? देशज। तो ये तत्सम और तद्भव तो समझ में आ गया होगा आपको, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद में अगला हम देखते हैं देशज। क्या है? देशज। देशज, देशज, ज मीन्स जन्मा, देश मीन्स देश से, ज मीन्स जन्मा। तो ऐसे शब्द जैसे सामान्य तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बोले जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका नाम जो है बोला जाता है, पुकारा जाता है, तो उसको लिखने पढ़ने में भी प्रयोग किया जाने लगता है। तो उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है? देशज। जैसे इनमें है गाड़ी। क्या है? गाड़ी शब्द है। यह हो गया पगड़ी शब्द। क्या हो गया? पगड़ी। यह हो गया टटिया। क्या हो गया? टटिया। या हो गया लोटा। ये सभी शब्द जो है ग्रामीण क्षेत्र में बोले जाते थे, यानी गांव देहात में बोले जाते थे, और इनको लिखने पढ़ने में भी यूज किया जाने लगा। तो ये देशज शब्द हैं, तो इसलिए यूज किया जाने लगा। तो इनका जन्म जो है देश के अंदर हुआ है, देश में हुआ, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? देशज। उसके बाद में अगला जो है विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हिंदी में जो है अन्य भाषाओं से, अर्थात विदेशी भाषाओं से आकर के प्रयुक्त हुए हैं और लिखने पढ़ने में प्रयोग किए जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? विदेशज। क्या कहा जाता है? विदेशज। इनमें जो है, इनमें क्या क्या है देखिए, इनमें जो अस्पताल शब्द है। क्या है? अस्पताल शब्द है। क्या है ये? विदेशी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। और उसके बाद में हम जो है ये कह सकते हैं चाय शब्द है, चीनी शब्द है, ये सभी विदेशी शब्द हैं। कैसे शब्द है? विदेशी शब्द है। लालटेन है, तो ये कैसे शब्द है? ये विदेशी शब्द है। ठीक है। और उसके बाद में जो पटाखा शब्द है, क्या है? पटाखा, ये भी जापानी शब्द है। ठीक है। कैसा शब्द है? सॉरी, ये भी कैसा है? जापानी है। और ये तीनों जो है चीनी शब्द है, यानी चीनी भाषा से जो है अपने हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। और ये जो है अंग्रेजी का है। ये किसका है? अंग्रेजी का है, अर्थात ये विदेशी भाषाओं में आकर के हिंदी में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? विदेशज। तो ये चारों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला जो है, इसके बाद में अगला रूप है इनका रचना या बनावट के आधार पर शब्द। किसके आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्द। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने हैं? रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो है वो 3 हैं। कितने हैं? 3। अब देखिए कौन है 3 इसमें?
रूढ़, क्या है, रूढ़, और उसके बाद में यौगिक, रूढ़ और यौगिक, और इसके बाद में योग रूढ़, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। ये सभी शब्द कैसे हैं, ये सभी शब्द हैं किसके आधार पर, रचना या बनावट। रचना मतलब जिनको हम रचते हैं अर्थात जिनको हम बनाते हैं तो उनको कहा जाता है रूढ़ यौगिक या योग रूढ़ शब्द। रूढ़ ऐसे शब्द जिनको अलग किया जाता है, यानी जो शब्द जो है ध्वनियों के मेल से, वर्णों के मेल से बनते हैं, उनको अलग किया जाता है तो उनका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द, जिनको कि अलग करने से उनका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। अब यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए लिख देते हैं पूजा, क्या लिख देते हैं, पूजा, अर्चना या पूजा, ठीक है। तो पूजा शब्द है, अब इसमें हम पू को अलग करें और जा को अलग करें तो इन दोनों का अर्थ अलग अलग, कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। या जैसे मान लीजिए हम घर शब्द है, छोटा सा है, घर शब्द है, इनको इनमें हम घ और र अलग करते हैं तो इनका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। इस तरीके की ये शब्द जो है कैसे शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कैसे, रूढ़। उसके बाद में यौगिक शब्द, यौगिक का मतलब होता है योग, यौगिक यानी योग। यौगिक जो है योग शब्द से मिलकर के बना, किससे है, योग में एक प्रत्यय जोड़ करके यौगिक बना। योग का मतलब होता है जोड़, यानी जब दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे परम धन आत्मा, क्या, परम धन आत्मा, इनको जोड़ करके क्या बना दिया जाता है, परमात्मा। विद्या और आलय, इनको जोड़ करके क्या बनाया जाता है, विद्या और आलय, इनको जोड़ करके क्या बनाया जाता है, विद्यालय। क्या बनाया जाता है, विद्यालय। विद्या और आलय, इनको जोड़ करके क्या बनाया जाता है, विद्यालय। यानी दो शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। और उसके बाद में जो इनमें देखा कि परम और आत्मा से परमात्मा बना, यानी दो शब्द आपस में जुड़े। और उसके बाद में यहां पे हमने देखा कि विद्या और आलय दो शब्द आपस में जुड़े तो हो गया विद्यालय, ठीक है, क्या हो गया, विद्यालय। अब आगे हम जो है देखते हैं यहां पे योग रूढ़ शब्द, क्या देखते हैं, योग रूढ़ शब्द। यौगिक देख लिया हमने, रूढ़ देख लिया, अब हम यहां पे देखते हैं योग रूढ़। क्या देखते हैं, योग रूढ़। अब योग रूढ़ में हम ये देखेंगे कि यहां पे भी जुड़े हुए हैं दो शब्द आपस में जुड़ करके एक नया शब्द बनता है। ऐसे ही योग रूढ़ में भी क्या होता है, दो शब्द आपस में बनते हैं, लेकिन यहां पे जो दो बनते हैं, जो मिलते हैं आपस में, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। अलग करने पर क्या होता है, जो अलग नहीं किया जाएगा, अलग किया जाएगा तो अलग हो जाएंगे, लेकिन अलग उनका जो अर्थ होगा वो, और इन दोनों के मिलने के बाद जो अर्थ होगा वो किसी तीसरे की विशेषता बताने लगता है। अर्थात जब ये दो आपस में मिलते हैं तो ये किसी तीसरे का जिक्र करने लगते हैं, किसी तीसरे की विशेषता बताने लगते हैं। जैसे पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल। क्या होता है, कमल। या जैसे मान लीजिए लंबोदर लिखा गया, क्या लिखा गया, लंबोदर। तो लंबोदर लिखा गया तो ये गणेश जी की चर्चा होने लगती है। किसकी चर्चा होने लगती है, ये गणेश जी की चर्चा होने लगती है। पंकज है यानी नीरज, क्या है, मान लीजिए लिख दिया गया नीरज। क्या, नीर में नीर और जा मीन्स जन्म, नीर। यहाँ पे भी दो शब्द आपस में मिलकर के बना हुआ है, जुड़ा हुआ है। दोनों को अलग करेंगे तो दोनों का अर्थ भी आएगा, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलके बने हैं तो नीरज का भी क्या अर्थ होता है, कमल। ये किसकी पर्यायवाची है, कमल की। यानी जो योग रूढ़ में शब्द होते हैं, यहाँ पे भी शब्दों का योग होता है, मेल होता है, लेकिन ये जब मिलते हैं तो ये किसी अन्य की विशेषता बताने लगते हैं, यानी इनका अपना दोनों का अर्थ छोड़ करके कोई और अर्थ बताते हैं। जैसे पंकज में पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जा का अर्थ होता है जन्म। तो यहाँ पे हम ये पंकज आया तो हम ये नहीं कहते कीचड़ में जन्म लेने वाला, हम सीधा कहते हैं कमल। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर में लंबा उदर, ये होता है इसका अर्थ, लेकिन हम लंबा उदर ना कह करके सीधे गणेश जी की चर्चा होने लगती है उस पर। और अगर नीरज है तो
तो नीर और जा यानी नीर मीन्स पानी, जा मीन्स जन्म लेने वाला, तो वो हो जाता है कमल। तो यहाँ पे ये होना चाहिए नीर, नीर मीन्स पानी, जा मीन्स जन्म यानी पानी में जन्म लेने वाला, तो ये ना कह करके इसको सीधा कमल कहा जाता है। तो ये हो गया क्या, योग रूढ़ शब्द। क्या हो गए, योग रूढ़ शब्द। तो ये आप तीनों समझ में आ गया होगा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब आगे हम देखते हैं किसके आधार पर, अब आगे है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब यहां पे देखिए अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। यहां पे कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द जो है वो देखिए 1 2 3 4 और 5, इनको हम देखते हैं, ठीक है। यहां पे एकार्थक शब्द, क्या है, एकार्थक शब्द। कैसे शब्द, एक अर्थक शब्द। उसके बाद में दूसरा आ जाता है अनेकार्थक शब्द। कैसे शब्द, अनेकार्थक शब्द, यानी जिसके एक से अधिक अर्थ निकले। उसके बाद में आ जाता है जो है समानार्थी शब्द। क्या आ जाता है, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, क्या, समानार्थी शब्द। और उसके बाद में जो है समानार्थी का दूसरा नाम क्या है, पर्यायवाची। इसका दूसरा नाम क्या है, पर्यायवाची। इसको क्या कहते हैं, पर्यायवाची भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पर्यायवाची। और जो अगला है वो है चौथा जो आपका हो जाता है वो है विलोम शब्द। क्या है, विलोम, सॉरी, विपरीतार्थक शब्द। क्या है, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। और उसके बाद में विपरीतार्थक शब्द को विलोम शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विलोम शब्द। क्या कहा जाता है, इन्हें विलोम शब्द भी कहा जाता है। और जो अगला आ जाता है पांचवा मेरा, वो आ जाता है समध्वनि भिन्नार्थक शब्द। क्या आ जाता है, समध्वनि भिन्नार्थक, समध्वनि भिन्नार्थक शब्द, समध्वनि भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। उसके बाद में अगला आ जाता है, वो आ जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या आ जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इससे आपका ग्राफ एक पूरी तरीके से ग्राफ बन जा रहा है, जिससे आपका भूलेगा नहीं कि क्या क्या है, ये शब्दों के वर्गीकरण में क्या क्या है। और इन्हीं में से आपको कुछ चीजें पढ़नी भी है, इन्हीं में से आपको कुछ चीजें पढ़नी भी है, ठीक है। तो उसमें एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी और विपरीतार्थक तथा समध्वनि भिन्नार्थक और वाक्यांश के लिए। उसके बाद में अगला इसमें है रूप प्रयोग या विकार के आधार पर। ये भैया ये जान लीजिए कि इसमें ही एक तरीके से कि शब्द का जो है आधा इसी में आ जाता है। रूप प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द, रूप प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द, रूप प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द। इसके आधार पर शब्द कितने हैं, इसके आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, विकारी और अविकारी। कौन कौन से, विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। अब विकारी में क्या क्या है ये देखते हैं हम। विकारी में जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी अविकारी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, अविकारी, सॉरी विकारी के अंतर्गत आते हैं। विकारी, विकारी का मतलब है बदलने वाले यानी परिवर्तित होने वाले, परिवर्तित होने वाले यानी जो बदलते हैं, जो है जो विकारी होते हैं। विकार, विकारी यानी विकार से बना, विकार का मतलब परिवर्तन, विकार का मतलब क्या हुआ, परिवर्तन। तो ये बदलते हैं, ये शब्द बदलते हैं। लेकिन जो अविकारी है ये इनको अव्यय कहा जाता है, अव्यय, जो कि ना बदले, अव्यय, इनको क्या कहा जाता है, अव्यय। ये है क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया विशेषण, क्या है, क्रिया विशेषण। और उसके बाद में क्रिया विशेषण, उसके बाद में संबंध बोधक,
क्या है, संबंध बोधक, और उसके बाद में समुच्चय बोधक। क्या, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, तथा एक आखिरी है इसमें विस्मय सूचक। कौन सा, विस्मय सूचक। विस्मय सूचक ये चार हैं। क्या है, ये चार जो है विकारी यानी अविकारी में चार शब्द आते हैं। शब्दों का चार भेद है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय सूचक। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी में आते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बदलने ना बदलने वाला। जैसे संज्ञा है, जैसे हम ये देखते हैं कि मोहन पढ़ता है, ये देखते हैं कि मोहन पढ़ता है। अब इसमें मोहन क्या है, संज्ञा है। मोहन क्या है, संज्ञा है, और पढ़ता क्या है, क्रिया है। अब इन दोनों को हम देखते हैं बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। मोहन को हम कह देते हैं मोहिनी, यानी इनका हम लिंग बदल देते हैं, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग मोहिनी। अब पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, पढ़ती लिखेंगे तभी तो वाक्य सही होगा, यानी इनमें परिवर्तन हो रहा है, यानी ये बदल रहे हैं। कौन, यानी इनमें परिवर्तन हो रहा है, अर्थात ये बदल रहे हैं। ठीक है, जैसे मोहन पढ़ता है और मोहिनी पढ़ती है, तो इसमें जो है संज्ञा शब्द बदल रहे हैं, यानी संज्ञा शब्द भी बदल रहा है और क्रिया भी बदल रहा है। जैसे पेड़ हरा है, पेड़ क्या है, पेड़ हरा है। ठीक है, पेड़ हरा है, पेड़ क्या है, संज्ञा शब्द है, और हरा क्या है, विशेषण है। हरा क्या है, विशेषण है। अब हम इसको कर देते हैं घास, क्या कर देते हैं, घास हरी है। क्या है, हरी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि विकारी और अविकारी में अंतर क्या है। यानी विकारी शब्द हरी जो है ये विशेषण है, हरा भी विशेषण है, यानी हरा का हरी हो रहा है जब उनका लिंग बदल रहा है। लेकिन आम जब जो इनमें है ये शब्द बदलते नहीं है। इनका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये कैसे नहीं बदलते हैं। जैसे हम देखते हैं लता, लता धीरे धीरे, लता धीरे धीरे चलती है। ये वाक्य है, लता धीरे धीरे चलती है। अब इसमें लता जो है ये संज्ञा है, इनको हम बदलेंगे, और चलना क्या है, क्रिया है। चलना क्या है, क्रिया है। तो संज्ञा और क्रिया तो बदल जाते हैं। लता के आधार पर कोई भी नाम हम डाल देते हैं यहाँ पे। जैसे हम मान लीजिए लिख देते हैं कि मयंक, मयंक धीरे धीरे चलता है, या पढ़ता है, या कुछ भी कर सकता है, लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे चलता मान लीजिए दिखा देते हैं, मयंक धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ पे क्या क्या बदला, देखिए ये संज्ञा शब्द है, यानी इसको भी बदल दिया गया, और लेकिन चलता है ये क्रिया है, ये भी बदल गया। लेकिन कुछ ऐसा है जो कि नहीं बदल रहा है, ये धीरे धीरे। क्या है, ये धीरे धीरे किसकी विशेषता बता रहा है, ये चलने की, अर्थात चलना क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। जो धीरे धीरे शब्द है ये क्रिया विशेषण है, और ये बदलता है। क्या होता है, ये बदलता है, सॉरी ये बदलता नहीं है। संज्ञा भी बदलते हैं, सर्वनाम भी बदलते हैं, विशेषण भी बदलते हैं, और क्रिया भी बदलते हैं, लेकिन जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं ये बदलते नहीं है। जैसे हवा तेज चलती है, तो तेज शब्द कभी बदलेगा नहीं। बालक तेज दौड़ता है या बालिका तेज दौड़ती है, तो तेज शब्द बदल नहीं रहा है। तेज शब्द क्या हो रहा है, बदल नहीं रहा है। और जो है ये जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी शब्द बदलते हैं, लेकिन जो यहाँ पे अविकारी वाले हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय सूचक, जिनको अव्यय कहा जाता है। संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, लेकिन, किंतु, परंतु, तथापि, यद्यपि, इसलिए, अतः, अतएव, ये भी बदलते नहीं हैं। शब्दों और वाक्यों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। विस्मय सूचक, विस्मय सूचक, हाय, अरे, वो ये आ गया, तो ये भी बदलते नहीं हैं। तो ये हम शब्दों का पूरा वर्गीकरण समझ लिए, शब्दों का पूरा वर्गीकरण समझ लिए। अब सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। किस पे आते हैं, अब सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं, तत्सम और तद्भव पे। किस पे आते हैं, तत्सम और, तो सीधा आकर के देखते हैं, हम अपने टॉपिक पे आ गए। तत्सम और तद्भव शब्द जो है यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिया था। ठीक है, जैसे कर्म का काम, कर्म का क्या देखा था, काम, कर्म का क्या हो जाता है, काम हो जाता है।
ठीक है। कार्य का क्या हो जाता है, काज हो जाता है, कार्य का क्या हो जाता है, काज हो जाता है। और उसके बाद में हमने देखा दुग्ध, क्या देखा, दुग्ध, दूध का क्या हो जाता है, दूध हो जाता है, दूध का क्या हो जाता है, दूध। उसी तरीके से कुछ शब्द ऐसे इधर लिखे हैं, जैसे वानर, वा का बा में परिवर्तन हो जा रहा है, वा का बा में, जैसे वानर का क्या हो जाएगा, बंदर, ठीक है। वानर, गांव में जो वानर शब्द बोला जाता है, वानरा रहता है, तो वानर गांव वाले जो है सही तरीके से वो सही वानर ही बोलते हैं, वो तत्सम होता है, और बंदर जो है तद्भव है, ठीक है। कुछ और भी शब्द है, जैसे वान लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, वान, ठीक है। वान को जो है बाण लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, वाण, वा का बा में परिवर्तन और ना का ड़ा में हो जाता है। इसके बाद में यज्ञ है, क्या है, यज्ञ, यज्ञ का हो जाता है यज्ञ, यज्ञ का क्या हो जाता है, यज्ञ। बहुत जगह ऐसे है जहां पे या होता है, तो या की जगह पर जो तद्भव में जाता है तो वो जा हो जाता है। इस आधार पे भी आपको तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने में जो है आसानी होगी, ठीक है। यज्ञ का क्या हो जाता है, यज्ञ हो जाता है, तो यानी यज्ञ का यज्ञ। तो यहां पे कुछ और शब्द भी देख लेंगे हम, जैसे जो है युवक, युवक, अब यहाँ पे या है, क्या है, युवक, या, तो युवक का हो जाता है जवान, क्या हो जाता है, जवान, क्या हो जाता है, जवान, ठीक है। तो यहाँ या का जा में परिवर्तन हो जा रहा है। अगला है जो पत्र, क्या है, पत्र, क्या है, पत्र, तो सॉरी, हाँ पत्र, तो पत्र का क्या बन रहा है, पत्ता, पत्र से क्या बन रहा है, पत्ता, जहां त्र है उसकी जगह पे जो है ता हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में पुत्र, पुत्र का हो जाता है तद्भव जो है ऊत। और उसके बाद में विद्युत है, विद्युत का क्या हो जाता है, बिजली। और उसके बाद में शाक है, शाक का क्या हो जाता है, साग। और उसके बाद में जो है यहाँ पे क्या लिखा है, द्वितीय, क्या लिखा है, द्वितीय, क्या लिखा है, द्वितीय, द्वितीय का हो जाता है दूजा, और द्वितीय का हो जाता है दूज। इसमें ये है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है फंसाने के लिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे, यहाँ इसके अंत में जो ह्रस्व मात्रा है, तो जहां ह्रस्व है वहां दीर्घ हो जा रहा है, और यहाँ दीर्घ है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए दीर्घ है और यहाँ पे ह्रस्व की मात्रा हो जा रही है। जैसे और भी हम देखते हैं, जैसे पिपासु है, पिपासु क्या है, पिपासु, तो पिपासु का मतलब यहाँ पे जो इसका तद्भव होगा वो हो जाएगा प्यासा, क्या हो जाएगा, प्यासा। यहाँ ऊ है और ये दीर्घ में बदल जाता है, यानी जो भी मात्राएं रहेंगी आखिरी वो दीर्घ में। और यहाँ पे हम जब मान लीजिए लिखते हैं पिपासा, क्या लिखते हैं, पिपासा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यास। अब यहाँ पे देखिए जो दीर्घ है वो ह्रस्व में बदल रहा है। ये तो कुछ जगह ऐसा भी होता है जिसके अकॉर्डिंग इनमें भी परिवर्तन होता है, ठीक है। कुछ और भी है, ड़ा का ना में परिवर्तन होता है, क्या होता है, ड़ा का ना में परिवर्तन। जैसे कोण, क्या होता है, कोण, तो कोण को क्या कहा जाता है, कोना, क्या कहा जाता है, कोना। यानी ड़ा जो है ये किस में बदल रहा है, ना में बदल रहा है, किस में बदल रहा है, ना। द्रोण, क्या है, द्रोण, क्या, द्रोण, द्रोण का हो जाता है दोना, किस में बदल रहा है, ये जो ड़ा है ये किस में बदल रहा है, ना में बदल रहा है, किसमें बदल रहा है, ना में। तो इस तरीके से ये जो है तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द है। कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनको हम जो है प्रैक्टिस सेट में हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनमें जो है अधिक से अधिक जो जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो पूछे जाने वाले तत्सम और तद्भव शब्द हैं उनका जिक्र किया जाएगा। तो ये सीधा सीधा ये ध्यान रखेंगे कि जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं, अर्थात संस्कृत से ही वैसे जो है हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं, लिखे जाते हैं, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है, और उन्हीं का जो बदला हुआ रूप होता है वो तद्भव कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको शब्दों का वर्गीकरण पूरा समझ में आ गया होगा, शब्द किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा, और उसके बाद में तत्सम और तद्भव शब्द समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है अगला टॉपिक जो भी होगा हम उसको देखेंगे, या फिर इस प्रश्नोत्तरी में यानी जब प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा तो तत्सम और तद्भव से जो भी इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले शब्द होंगे उनका जिक्र किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और एक निवेदन है आप लोगों से कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए हैं, जो
भी नए व्यक्ति हैं या नए अभ्यर्थी हैं, नए हमारे मित्र हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले तथा अपने मित्रों तक शेयर करें, ठीक है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपको और बेहतर तरीके से जो है टॉपिकों को यानी जितने भी प्रकरण हैं उनको हम समझा सकें। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, पूरा जो है शब्दों का वर्गीकरण, शब्द क्या है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक जो है अगले वीडियो में। धन्यवाद।